तो नमस्कार दोस्तों, मैं तनिषा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी YouTube वीडियो में। तो जैसे कि हमने अपना पोल डाला था बच्चों, आप लोगों को पता होगा YouTube पे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए, स्ट्रैटेजी के लिए। तो बच्चों का बहुत भयंकर तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 65 स्टूडेंट्स ने वोट करा था एंड काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था 12th के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी 11th-12th दोनों के लिए होने वाली है एंड आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, आप इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। हम लास्ट 45 डेज को कैसे हैंडल करें। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी किताब छुई नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई शुरू करी नहीं है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई की कैसे शुरुआत करें कि कम से कम वो 70% से अबव तो वो स्कोर कर ले। क्योंकि देखो 12th के जो बच्चे हैं ना, वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि अरे हाफ ईयरली तो है, प्री बोर्ड ही तो है, तो क्या हो गया, बोर्ड में तो बोर्ड के मार्क्स ही लगते हैं ना। पर तैयारी तो आपकी शुरू से होती है ना, और बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को बाद के लिए छोड़ देते हैं और बाद में सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है तो कवर नहीं कर पाते हैं। तो अभी से आपको बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना पड़ेगा, तब जाके फाइनल में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही मेरा मोटिव है कि आप लोग फाइनल में अच्छा स्कोर करो, इसलिए मैं इस वीडियो को लाई। तो चलिए अपनी वीडियो की यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है ना, ये हमारी 3 फेजेस में या 3 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो आपका होने वाला है ना, इसमें है सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले कि अगर आप जस्ट अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपको पता है हाँ मैं 12th में आ गया हूँ, मुझे अच्छा स्कोर करना है, 11th में आ गया हूँ। एंड जो बच्चे 11th में है वो भी अपने सब्जेक्ट्स को और अपनी क्लास को ज्यादा हल्के में ना ले, क्योंकि आपकी जो पकड़ है ना बच्चे, वो आपकी 11th से ही बनती है। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके एग्जाम में 45 डेज रह गए हैं, सबसे पहले दिन पहले या दूसरे दिन में आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपने सिलेबस को। ठीक है, कि एक्चुअली मेरा सिलेबस है क्या, कितना एग्जाम में आ रहा है। एंड बच्चों को ब्लूप्रिंट्स भी प्रोवाइड होते हैं, क्या टॉपिक आ रहा है, क्या टॉपिक नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपका हो गया एनालाइजिंग सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे उसमें आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, टेक फुल डे टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने सिलेबस देख लिया कि मेरा सिलेबस कितना आ रहा है, और आपको सिलेबस देख के ऐसा भी ये भी पता लग गया होगा आपको, कभी ना कभी तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, स्कूल में टीचर ने समझाया होगा, यूट्यूब वीडियो आपने दी होगी, या होमवर्क के लिए आपने थोड़ा चैप्टर को या एनसीईआरटी को रीड करा होगा। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि अगर मेरे पास 8 चैप्टर है, जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास 8 चैप्टर है, तो इन 8 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर ऐसे मान के चल रहे हैं जैसे आपके हाफ ईयरली में पर सब्जेक्ट से 8 या 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये तो पता होगा कम से कम 2 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आपको आते हैं कि हाँ ये मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जिन चैप्टर्स को आप कर सकते हो, जो चैप्टर्स आपको आते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से भी, चाहे आप मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, चाहे आप कहीं और की देखो, स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आपको उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपको अपना खुद का रोड मैप और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट हो। टाइम देखो, जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे या टाइम टेबल बनाओगे ना, तो उससे आपको एक टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, क्योंकि आप स्कूल से भी आ रहे हो। स्कूल से चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट में हो, या केंद्रीय विद्यालय में हो, या किसी में भी हो, आप किसी भी मतलब स्कूल से आप आ रहे हो, स्कूल के आने के बाद आप ट्यूशंस वगैरह भी मैनेज करते हो, तो आपको एक अपना टाइम टेबल या अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी अपने टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बना भी सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई, फिर सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, और खासकर जो सेकंड शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका स्कूल सेकंड शिफ्ट में रहता है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको अपना खुद का रोड मैप और स्ट्रैटेजी बनानी है। अब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है कि अगर मान लो आपके ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें, ह्यूमैनिटीज 5 सब्जेक्ट है आपके, 5 में से आपके जो 3 है वो मेन है, जिसमें आपका हिस्ट्री आ गया, पॉल आ गया, और आपका जियो, या फिर जिन बच्चों के पास इको है, आपके इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, और आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया, और आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, जैसे कुछ बच्चों के पास होम साइंस होता है, किसी के पास हेल्थ केयर होता है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, या फिर सोशियोलॉजी वगैरह जो भी है आपके। तो ऐसे करके आपके पास सब्जेक्ट आ गए। अब आपको ये देखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कम है, ठीक है, जैसे हम एक एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि पर सब्जेक्ट से आपके मान लेते हैं 10 चैप्टर आ रहे हैं, राइट। तो अगर आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हमारे पास
5 सब्जेक्ट है एंड पांचों में से 10-10 चैप्टर आ रहे तो हमारे पास 50 चैप्टर हो गए। तो यही भी हमें वो बात करनी है। अब बात घूम फिर के यही आ रही है कि हम लास्ट डेज में उन 50 चैप्टर्स को रैपिडली अच्छे से स्मार्ट वर्क करके हम कैसे कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कर लिया। मान लो अगर आपका जैसे, और आपको ना उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान सबसे पहले देना है जो स्कोरिंग है। जैसे एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आपका फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, इसमें आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कम है, इसमें मेरे 8 चैप्टर आ रहे हैं एंड चैप्टर्स भी कैसे हैं आपके छोटे हैं। एंड ये सब्जेक्ट जो है ना आपका, ये थोड़ा स्कोरिंग है, क्योंकि जब आप एंड में जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो वेटेज तो इससे भी बनेगी आपकी, इससे भी बननी है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पहले उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जो सब्जेक्ट आपके इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। और जैसे हमारे जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा, अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना तो वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट को और उन चैप्टर को खत्म करना है जो आपके लिए शॉर्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है और स्कोरिंग है, ताकि आपका जो टाइम है आप उन चैप्टर्स पे और सब्जेक्ट्स पे दे पाओ जो लेंथी है। ठीक, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये क्या हो गई, मेक इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप लोग स्कूल से आते हो, अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप स्कूल से आते हो तो आपको क्या करना है, खुद के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम टेबल निकाल के अपने स्टडी टेबल पे या कहीं भी आपको चिपका लेना है। एंड उसको अगर आपने 5 दिन भी फॉलो कर लिया तो आप उसको पूरे साल फॉलो करने वाले हैं। कैसे भी करके आपको कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 5 दिन में ना हम हिम्मत करके कोशिश करके, अब देखो बच्चे ज्यादा टाइम आपके एग्जाम में रहा नहीं है, अगर अब भी आप लोग नहीं उठे ना तो आप लोग कभी भी नहीं उठ पाओगे और हमेशा सोते रह जाओगे। हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। जो खरगोश है वो हमेशा एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है कि अरे ये तो धीरे चलता है कछुआ, तो ये तो मतलब मेरे से लास्ट ही आएगा ये, और मैं तो सो जाता हूँ। और वो सो जाता है और कछुआ क्या होता है, कछुआ जीत जाता है, उसके हाथों विक्ट्री आ जाती है। तो यहीं पे ये चीज स्टूडेंट के लिए भी लागू हो रही है। अब हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में या फिर फाइनल एग्जाम्स में भी ज्यादा टाइम नहीं रहा है। अगर आप लोग अभी नहीं जाके ना तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि आप अगर अपने सीनियर से बात करोगे ना तो आपके सीनियर भी आपको यही बोलेंगे कि भाई अभी से ध्यान देना शुरू करो, अदरवाइज आगे जो बच्चे हैं ना, आगे बच्चे जाके इस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम भी इस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं कि काश हमने 10th और 12th में और अच्छा पढ़ लिया होता और अच्छा स्कोर करा होता, तो आज बात ही कुछ और होती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना खुद का टाइम टेबल और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सुटेबल लगे। अब कुछ बच्चे क्या होता है ना, कुछ बच्चों को आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, कुछ बच्चों को आदत होती है कि रात को लेट तक पढ़ने की। मतलब कुछ बच्चे मॉर्निंग बर्ड होते हैं और कुछ बच्चे नाइट आउल होते हैं। अब आप देखो कि आपको मॉर्निंग बर्ड बनना है या नाइट आउल बनना है, लेकिन आपको मॉर्निंग बर्ड या नाइट आउल तो आपको बनना ही पड़ेगा अगर आपको बोर्ड्स में और इसमें हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपको 80% से ऊपर स्कोर करना है। तो ठीक, उसके बाद हमारा सिलेबस है। सिलेबस का एनालाइजिंग मैंने आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको टाइम टेबल बनानी है, अपने अकॉर्डिंग आपको देख के करना है। अब हम देखेंगे कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। मेन बात हमारे सिलेबस पे आ रही है। अब कुछ बच्चे जैसे एज अ टीचर कुछ बच्चे हमें मैसेज करते हैं, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। बेटा हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि एग्जामिनर आपको क्या उठा के दे देगा, तो ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि हम आपको चलो दे सकते हैं क्वेश्चन, पर जस्ट फॉर प्रैक्टिस बेसिस। हम गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता यहाँ पे कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हम एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग है हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये तो आपका आएगा ही आएगा। पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप 10 ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, इससे बाहर तो आपका एग्जाम आने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आपको पूरा अपना सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अगर जब आप अपना 100% दोगे, जब आप अपना 100% दोगे तब जाके आप 70-80% स्कोर कर पाओगे। और जो बच्चे 70 का या 60 का सोच के चलते हैं ना, वो बच्चे 50% से भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद है आपका, अब मान लो आपके पास 8 चैप्टर आ रहे हैं फ्रॉम योर ईच सब्जेक्ट, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, आपको ऐसा करना है कि अगर आप देखो एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम बहुत खिंच जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 दिन में ना, एक दिन में सॉरी, आपको 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने पड़ेंगे। अब वो 2 सब्जेक्ट्स आप कैसे लोगे, जैसे सॉरी 2 सब्जेक्ट्स आप कैसे लोगे, जैसे अगर मान लो आपके पास आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो,
अब आपने ये चीज देखी होगी कि अगर हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते ना तो वो चीज हमारी बोरिंग हो जाती है। अब हमें क्या करना है, अपना कंसंट्रेशन बिठाना है कि उस सब्जेक्ट पे हमारा कंसंट्रेशन बैठे। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। अब मान लो कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है और ये किसके साथ पढ़ रहा है, आप पॉलिटिकल साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ, जीव के साथ आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप बोर भी नहीं होगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा आपका थोड़ा लेंदी भी है। 12th का जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसमें थोड़ा आपका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, हिस्ट्री का भी। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को आराम से लेके चल सकते हो। एंड आपको क्या करना है, एंड जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो इसमें आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ सकते हो, या फिर हिस्ट्री विद इंग्लिश। इंग्लिश में आप इंग्लिश ग्रामर देख सकते हो, इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर देख सकते हो। ठीक है, एंड अब जब आपने 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो हो रहा है आपको, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, तो आपको लगता है कि किसी यूट्यूब पे अगर आपके कोई टीचर है आपको, या फिर ट्यूशन में कोई ट्यूटर है जो उन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, किसी से भी यूट्यूब को आप यूज कर सकते हो। मैं यूट्यूब के लिए मना नहीं करूंगी, लेकिन अननेसेसरीली नहीं करोगे आप। ठीक है, यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, या अपने चैप्टर्स आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी तो आपको किसी भी बेस पे आपको छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पढ़नी है। फिर आप क्या करोगे, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हाइलाइटर से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करो। आपको लगता है कि आपको ये डेट याद नहीं रहती, आप भूल जाओ, तो आपको ये टॉपिक याद नहीं रहता, तो आप क्या करो, आप उसके नोट्स बना सकते हो। एंड जितना आप नोट्स बनाओगे आप खुद कहोगे कि मैम आपने ये बहुत इफेक्टिव वे बताया हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए एंड रिमेम्बर के लिए। जब हमारे टीचर्स हमें कहते हैं ना कि आप जितना लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा, ठीक है, तो यही बात यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। आप जितना लिखोगे आपको उतने अच्छे से वो चीज रिवाइज होगी, आप याद कर पाओगे। सबसे पहले आपका ये है कि आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर वगैरह ये है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक तरीके से आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक, एंड आपको अब क्या करना है ना, आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी में आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये 2 मार्कर है, ये 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, यहाँ से 8 नंबर का आ सकता है, तो आप उसे मार्क कर सकते हो। और आप अपने अलग से भी ज्यादा बड़े नहीं, शॉर्ट नोट्स भी आप अपनी अलग से रफ नोटबुक में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो उन चीजों के लिए जो चीज आपको याद नहीं रहती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको हर चीज के नोट्स बनाने हैं, उस चीज के लिए जो आपको लग रहा है मेरा वीक पॉइंट है, इस चीज को मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो आप उसको नोट्स बना के रखो और आप उसको क्या करो, अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो दिन में 1-2 बार उसे रिवाइज करो। अब आपका ये क्या है कि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही है, क्योंकि अभी आपका एंड टाइम चल रहा है। अब 40 to 45 डेज हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में रह गए हैं। तो अब क्या है, अब हमें वैसे 4 to 5 आवर्स मैंने काफी कम बोले हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मैं मतलब ऐसे 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी, तो ये तो थोड़े कम है। पर यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि चलो आप 4 to 5 आवर्स भी अगर आप एक दिन में लगा के चलोगे ना तो भी आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इस 4 to 5 आवर्स को कैसे मैनेज करना वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आप लोग अपने स्कूल से आके, ट्यूशन वगैरह से आके आप 8 बजे फ्री होते हो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, 8 बजे खाना खाओगे, फोन चलाओगे, टीवी देखोगे, 9 बजे तक आपको कुछ भी करके फ्री हो जाना है। 9 से 12 9 से 12 या चलो मान लो 8 से लगा लेते हैं, 8 से 12 या फिर 9 से 1 बजे तक आप पढ़ सकते हो। अब आपको कैसे करना है ये मैं बता दूं कि आपको, ये तो मैंने बता दी कि आपको पढ़ना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, लगातार आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, ये जरूरी नहीं है। पर हाँ ये है, एक सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप गैप देके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट आपने 9 बजे पढ़ लिया, 9 से 8 बजे अगर आप बैठे खाना वाना खा के, मैं कह रही हूँ आपको, आप लोग थोड़ा जल्दी फ्री होने की कोशिश करो। ठीक है, 7 बजे कोचिंग से आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या करा, थोड़ा एंजॉयमेंट करा, थोड़ा टीवी देखा एंटरटेनमेंट के लिए, मूड फ्रेश के लिए फोन चलाया, रील देखी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 8 बजे फ्री हो जाओगे। 8 से 9 आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, 8 से 9 जो बच्चे ये कहेंगे ना कि मैम मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं पढ़ सकती, मेरी तो हैबिट ही नहीं है, तो हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी पड़ेगी,
पहले आप क्या करोगे, मान लो आप इंटरेस्ट बनाने के लिए कि आपका इंटरेस्ट बैठे, पहले आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट को लेके चलोगे, एनी एडिशनल सब्जेक्ट। लोग इसको ना बहुत इग्नोर करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट को, लेकिन बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, एडिशनल सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, और इससे आपकी क्या है, परसेंटेज भी आपकी अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने 2 घंटे बोले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8 से लेके 10, 8 से लेके, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, 8 से लेके 10 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, और एडिशनल सब्जेक्ट मैं ये भी नहीं कह रही बहुत ही इजी होते, लेकिन एक बार समझो आप अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो वो आपको समझ आ जाएगा। 8 से 10 आपने पढ़ लिया। 8 से 10 पढ़ने के बाद क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। अब इसको क्या करोगे आप, 8 से 10 आपने कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट देख लिया, मान लो 8 से 10 आपने देख लिया, आपका 8 से 10 आपने देख लिया अपना फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 से 10 फिजिकल एजुकेशन देखने के बाद थोड़ा सा गैप लोगे, फिर आप 10:30 से लेके अपना पॉल साइंस या ई को देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कम से कम एक सब्जेक्ट को आपको एक दिन में 2 घंटे तो देने ही है। एंड आपने कहा कि मैम आपने तो यहाँ पे 5 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन ये तो एक तरीके से हमारे हिसाब से 4 घंटे ही हुए, तो वो मैं बता देती हूँ। 12:30 के बाद अब आपने जो पढ़ा है ना, मेन पार्ट अब आपके लिए क्या आ रहा है कि मैम हम जो पढ़ रहे हैं उसे हम याद कैसे रखें, ठीक है, कि मैम हम जो पढ़ रहे हैं उसे हम याद कैसे रखें। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा ना, तो आपकी जो 40 to 45 डेज की जो मेहनत है ये सारी बेकार चली जाएगी, एग्जाम में कुछ भी नहीं करके आ पाओगे। मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको एक टॉपिक एक चैप्टर रिवाइज करना है, उस एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले। आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको रिवीजन उस जितना भी आपने पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी चैप्टर खत्म करके, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उस टॉपिक का रिवीजन करके ही सोना है आपको। और अगर आपको लग रहा है कि मैम मुझे लेट हो रहा है, मुझे सुबह स्कूल के लिए भी उठना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल में जाते टाइम अगर आपका स्कूल दूर है, जैसे अगर आप बस में जाते हो या वैन में जाते हो, पर्सनल कन्वेंस में जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, या अगर आप कोशिश करो तो आप थोड़ा जल्दी भी उठ सकते हो। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे मैं बताऊंगी, आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हो। जैसे अगर मान लो आपका स्कूल जो है वो 7 बजे का है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 5:30 या 6 बजे उठ सकते हो, एंड आधे घंटा आप रिवीजन कर सकते हो। एंड रिवीजन आपके लिए बहुत जल्दी है, एंड आप एक बार रिवीजन करके देखो। और मैं सबको कह रही हूँ, बच्चों को चैलेंज कर रही हूँ, आप कोई टॉपिक पढ़ो और एक बार रिवीजन करके आप मुझे मैसेज करना। याद नहीं होता तो फिर मैं आपको बता दूँ कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। अब ये है आपको फिनिश दो सब्जेक्ट फर्स्ट, जिसका मिनिमल सिलेबस है। मैंने पीछे भी ये बात बोली है, वो सब्जेक्ट और टॉपिक आपको पहले खत्म करने हैं जो आपको लग रहा है कि ये स्कोरिंग है और इसमें से थोड़ा कम आ रहा है, ठीक, उसको आप सबसे पहले खत्म करके रखोगे तो आपको टेंशन फ्री हो जाएगी। चलो कम से कम मेरा 1 या 2, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चलो मेरा एक सब्जेक्ट तो हो ही गया मेरा। तो सबसे पहले मैं तो आपको यही प्रेफरेंस दूंगी, आपका अगर एडिशनल एग्जाम का पेपर है तो आप सबसे पहले एडिशनल सब्जेक्ट को खत्म करके रख दो और रिवीजन करके रख दो। उसके बाद ये क्या करोगे, आपका मान लो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर आपका खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म होने के बाद खुद का टेस्ट आप जरूर लो। इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होते हैं या कैसे भी हो सकते हैं, आप बुक के क्वेश्चन से ही आप टेस्ट ले सकते हो। अपना टेस्ट जरूर लो और खुद को मार्क्स दो, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो या आपको कितना लर्न हुआ है, ठीक, आपको कितना आता है। इतना आपने कर लिया, अपना टेस्ट भी ले लिया। अब आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप है आपका। अब इतना करने के बाद ना आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को एनालाइज करना। मैं दोबारा बता देती हूँ, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी है, रोड मैप बनाना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है, ठीक है। दिन में 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई को देने ही है, चाहे वो आप रात को लेट तक उठ के पढ़ो या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, वो आपको करना ही है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एनालाइज करना अपने सिलेबस को।
फिर आपको देखना है कि जो सिलेबस, जो टॉपिक मेरे स्कोरिंग है जिनमें से कम आता है या इसमें सिलेबस काफी कम है, वो आप पहले खत्म करोगे। उसके बाद क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ के पहले, सबसे पहले वीडियो, आप कुछ भी कर सकते हो, या तो पहले आप बुक पढ़ लो या वीडियो देख लो, या वीडियो देख लो बुक पढ़ लो, कुछ भी कर सकते हो, पर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब का यूज कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी रीड करोगे। एनसीईआरटी रीड कर लिया आपने, एनसीईआरटी रीड कर ली, वीडियो भी देख लिया, आपको समझ आ गया। अब क्या करोगे, आप खुद से अपने ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना शॉर्ट नोट्स बनाने में। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे लेके चल रही हूँ कि 2 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वो आपको पॉल का हो, चाहे फिर आपका हिस्ट्री का हो। और ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपके इतने लेंदी नहीं है, कुछ कुछ हैं 12th के लिए और 11th के लिए, पर इतने ज्यादा नहीं है, तो आपको वो खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना सारा एनसीईआरटी पढ़ लोगे, फिर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपको लग रहा है आपका वीक पॉइंट है, ये मुझे याद नहीं होगी ये चीज। फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बना के उन नोट्स को रिवाइज जरूर करके फिर आप अपना खुद का टेस्ट लोगे, ऐसे आपको पता लग जाएगा। एंड सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व आप आराम से अपना कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट स्टेप आ रहे हैं हमारे रिवीजन, ठीक है। हम लास्ट के एग्जाम से पहले हम 8 से 10 दिन मान के चल रहे हैं रिवीजन के। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड एंड प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, रिवीजन शुरू कर देनी है अपनी। ये मत समझना ये चैप्टर खत्म होगा तभी, चैप्टर नहीं भी खत्म हुआ फिर भी साथ में रिवाइज करते चलो। हम सोचते हैं सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो रिवीजन करेंगे, और बात तो ये सिलेबस कभी खत्म बच्चों का होता ही नहीं है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, 2 से 3 चैप्टर तो हमारे छूट ही जाते हैं। तो जितना भी आपने पढ़ा है, एंड लास्ट डेज के लिए मैं बोलूंगी, लास्ट डेज में कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि जो नया पढ़ोगे तो पीछे का सारा भूल जाओगे। अभी आपका अंडरस्टैंडिंग पावर इतना नहीं है कि आप एकदम से ही पढ़ के एंड सारा धाड़ करके लिख दो, इतना आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना, आपको कोशिश करना 8 से 10 दिन पहले एग्जाम के हमारा सिलेबस कुछ भी करके खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपने सब कुछ कर लिया, मान लो मैंने आइडिया भी बना दिया, अगर मेरे को जैसे मैंने स्ट्रैटेजी में, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले कॉपी में बनाई, फिर मैंने प्रेजेंटेशन में उतारा। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट थोड़ी हो पाती अगर मैं इसे अपलोड ही नहीं करती, तो मैंने इसको अपलोड कराया ना। तो आपने जो पढ़ा है आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तब इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आप आंसर राइटिंग सीखोगे, ठीक है। एक बार गलत आंसर लिखोगे, 2 बार गलत लिखोगे, और आंसर राइटिंग तो बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में जाना है तो उसके लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको आंसर तो जरूर लिखना ही है। दिन में अगर आप एक आंसर भी लिखोगे ना, आप मुझे खुद कहोगे मैम सच में हमारे अंदर बिल्कुल इंप्रूवमेंट है। तो आपको आंसर राइटिंग तो जरूर सीखना है, जरूर करना है आपको टॉपिक के बाद। इवन आप देख के भी लिख सकते हो, मैं आपको ये नहीं कह रही बिना देखे, पहले देख के लिखो फिर बिना देखे लिखो, पर लिखो जरूर, चाहे एक ही आंसर सही, चाहे 5 से 6 लाइन का ही सही। उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपको जरूर एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर को, एंड आपको सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन पेपर को। एंड मैं यहाँ पे आपके लिए संडे फ्री रखने वाली हूँ। संडे को आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, संडे विल बी फ्री फॉर योर रिवीजन। संडे को आप बस रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चे। संडे को आप बस रिवीजन करेंगे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है संडे के लिए अपना बस रिवीजन डे रखो। और उसके बाद एनालाइज कर लिया आपने क्वेश्चन पेपर, आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आपको ना पता लग जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है, कौन सा टॉपिक है आपका जो आपको नहीं समझ आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, जब आप एक बात बताओ ना, जब हम एज अ टीचर हम बच्चों के टेस्ट क्यों लेते हैं, ये जानने के लिए हमने कि इनको जितना पढ़ाया उनको समझ आया है नहीं आया, ये लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं। टेस्ट नहीं आप दोगे तो हमें पता ही कैसे लगेगा। पेपर क्यों लिए जाते हैं, इसलिए तो लिए जाते हैं बोर्ड्स जो हम रखते हैं, फाइनल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, यूटी, पीरियोडिक टेस्ट, यही जानने के लिए कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी, लर्निंग पावर कितनी है आपकी, उससे पता लगेगा कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, फोकस करना है वीक एरियाज में, उस टॉपिक को जो आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें मैं स्कोर नहीं कर पा रहा, उसको दोबारा पढ़ो, यूट्यूब वीडियो देखो, अपने नोट्स पढ़ो और दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद अब आपका ये सब खत्म हो गया है। अब आपके कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप्स आने वाली है। एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्स्ट्रा टिप्स में ये चीजें आपकी तब इम्प्लीमेंट होंगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया आज ही बच्चे जो है 4-5 घंटे, नहीं, अपनी 1 घंटे से शुरुआत करो, 2 घंटे से शुरुआत करो, बिल्डअप करो अपनी
पढ़ने की हैबिट जैसे बिल्डअप करो, वो टाइम के साथ साथ अपनी हैबिट बिल्डअप हुई, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे करते हैं, फोन को लॉकर में रख दो, नहीं फोन को लॉकर में मत रखो, फोन को अपने पास ही रखो, क्योंकि लॉकर में रखोगे तो बार बार रहेगा फोन लॉकर में, फोन लॉकर में। तो लॉकर में नहीं, थोड़ा फोन को अपने से थोड़ा दूर करके रख दो, कि आपको लगे कि हाँ मेरा फोन मेरे पास है, बट अब मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम टाइम आ चुका है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी करके आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप दिन में 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी के लिए एंड इतनी एजुकेशन के लिए न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। आपको हेल्दी फूड खाना है एंड स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे कैसे होगा, एग्जाम आने वाले हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। एंड कभी भी ना किसी से खुद को ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसने तो इतना पढ़ लिया। बच्चे पूछते हैं मैम उसने तो इतना पढ़ लिया, मैं कैसे आगे बढ़ूं, उसने तो इतना कर लिया, उसका तो सिलेबस खत्म हो गया। सबकी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो कभी भी किसी को किसी के साथ कंपेयर ना करें, खुद को खुद के साथ कंपेयर करें एंड सोचे कि जब ये ऐसा बन सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, मुझे इससे आगे निकलना। कॉम्पीट करो साथ वाले के साथ, कंपेयर मत करो, कॉम्पीट करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कीप संडे फ्री फॉर रिवीजन। मैंने क्या बोला, संडे आपको फ्री रखना है रिवीजन के लिए। संडे को आप क्या करोगे, सिर्फ आप रिवीजन करोगे संडे को, ओके। देन लास्ट विल बी, ये बहुत कॉमन रहता है स्टूडेंट्स में, वेरी कॉमन, एंड सितंबर टू अक्टूबर टाइम पे तो बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बच्चों को फ्लू वगैरह हो जाता है, वायरल फीवर होता है। इफ एनी चांस अगर आप कैसे भी करके ना बीमार पड़ जा रहे हो, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एग्जाम टाइम पे ना बीमार पड़ जाती थी। तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन है कि अरे एग्जाम आने वाले हैं, 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, क्या करूं। अब मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं खुद भी ऐसे करती थी कि मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो रखा, फीवर हो रखा, लेकिन फिर भी पढ़ रही हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मत पढ़ो, पहले अच्छे से रिकवर हो जाओ। सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसीलिए दिया, स्टे हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। हेल्दी रहो और स्ट्रेस फ्री रहो। जितना स्ट्रेस लोगे ना, तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि अभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, बॉडी हमारी डाउन फील करने लग जाती है, टायर्ड फील करने लग जाती है एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से। तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो ये सिचुएशन आपकी जो है ये आपकी क्रिएट ही नहीं होगी। एंड इफ इन केस ये सिचुएशन अगर आपकी क्रिएट हो जा रही है, तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई को छोड़ दो, क्योंकि हेल्थ इज फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, रिकवर होना, चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। समझ आया? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगी होगी, एंड इजी टू अंडरस्टैंड ही नहीं, आपको इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड जो चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको सिलेबस कवर करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में लिटरली और सच्ची में इम्प्लीमेंट करोगे, तो मुझे मैसेज करके जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Thank you so much for watching this video.